औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताइएगा आवाज, स्क्रीन, कैमरा। आवाज, स्क्रीन और कैमरा तीनों चीजें परफेक्ट हैं जी। तो कल हम लोगों ने देखा था कि आप लोगों ने 705 706 के सवालों को कैसे टैकल करना है। हम लोगों ने कल ये देखा था कि एक सवाल की अंडरस्टैंडिंग कैसे करनी है, रिक्वायरमेंट को कैसे लेके चलना है, क्या क्या बातें किन किन स्टेप्स में लिखनी है। तो कल का लेक्चर मुझे बताइए क्लियर है? इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग यस्टरडेज लेक्चर। ठीक, सबको क्लियर है? ले जनाब, अब हम लोग क्या करेंगे आज और कल एंड माइट भी परसों। क्लास के तो प्रैक्टिस कर ही रहे होंगे, मगर इसके साथ साथ वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, यानी कि अगले जो 4 दिन है आज के दिन को डाल के जो 4 डेज बनते हैं, एक एक अलग से वीडियो भी पोर्टल पे अपलोड हुआ करेगी जो कि सिर्फ इस प्रैक्टिस को लेके चल रही है। तो वी विल बी डूइंग क्लास प्रैक्टिस प्लस एक्स्ट्रा वीडियोस फॉर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस। और ये एरिया कवर करने के बाद हम लोग फिर अगले स्टैंडर्ड की तरफ जा रहे होंगे। क्योंकि ये एरिया इंपॉर्टेंट है, तो मैं नहीं चाहता कि आपकी प्रैक्टिस किसी भी तरह से इस एरिया में खास तौर पर वीक रहे, क्योंकि आई कैप ने ये एरिया लाजमी टेस्ट करना है। हम बाकियों पे थोड़ा सा कम टाइम लगा देंगे, बट इस एरिया के ऊपर टाइम लगाना कंपलसरी है, ड्यू केयर डिमांड कर रही है। तो आइए देखते हैं एक क्वेश्चन फ्रॉम स्प्रिंग 12। स्प्रिंग 12। अब आपके दिमाग में वो बातें सारी होनी चाहिए। सबसे पहले आपने पढ़नी है रिक्वायरमेंट। इन द लाइट ऑफ द रेलिवेंट रिक्वायरमेंट्स डिस्कस हाउ शुड द ऑडिटर डील विद द अबव सिचुएशन। कैसे वो डील करेगा, यानी कि वो आपसे प्रोसीजर्स डिमांड कर रहे हैं। और इम्पैक्ट बता दें ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर, यानी कि ये बता दें कि ये 705 में जा रही है, 706 में जा रही है, या किस तरह से रिपोर्ट को आप लेके चल रहे हैं। अब देखते हैं पार्ट बी। पार्ट बी है 5 नंबर का, पार्ट सी है 3 नंबर का, तो कुल मिला के 8 नंबर है। पार्ट ए गायब है, वो गालिबन 560 में है या 580 में है। MIL is engaged in the supply of customized machinery to textile manufacturers. Customized, कस्टमाइज का मतलब क्या होता है कि ये स्पेसिफिक टू कस्टमर बनाई जा रही है, कस्टमर स्पेसिफिक होती है। On 18 February, one of its customers who owed rupees 9.6 million went into voluntary liquidation. 18 फरवरी वाले दिन एक का एक कस्टमर था जिसने 9.6 मिलियन रुपीस देने थे, वो अपने आप को वॉलंटरी लिक्विडेशन में लेके चला गया, यानी कि उसने अदालत में ये कह दिया, ये नोटिस जमा करा दिया कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है। इसे कहते हैं वॉलंटरी लिक्विडेशन। एतराफ कर लिया कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा दिवालिया निकल चुका है। In addition to the above amount, a job was in progress on behalf of that customer. वो कहता है इस अमाउंट के अलावा उसी कस्टमर के लिए हम एक काम भी कर रहे थे, एक जॉब भी कर रहे थे, एक सर्विस कर रहे थे,
जिसपे कंपनी का पहले से 13.9 मिलियन लग चुका है, और अब वो कस्टमर भाग गया। द डायरेक्टर्स हैव रिफ्यूज टू मेक प्रोविजंस अगेंस्ट द डेट। हमने कहा डायरेक्टर से कि भाई इसकी प्रोविजन रिकॉर्ड कर लें, मगर उसने रिफ्यूज कर दिया। क्यों किया? कि लिक्विडेटर जो आया था उस कस्टमर को वाइंड अप करने के लिए, वो बैलेंस शीट डेट के बाद आया था, तो यानी कि हम इस साल में उसको प्रोविजंस में नहीं दिखा सकते। और उन्होंने मजीद रिफ्यूजल कर दी है कि जो अभी वो काम कर रहे हैं, जो वर्क इन प्रोसेस है, जिसपे 13.9 मिलियन लग चुका है, वो कहते हैं कि हम किसी और कस्टमर को बेच देंगे 15.7 मिलियन का। ये वो प्लान कर रहे हैं, दे आर प्लानिंग। और पता नहीं ये प्लान पूरा हो भी पाता या नहीं, क्योंकि प्लानिंग इज बेस्ड ऑन जजमेंट्स। तो इनकी सोच है कि यार इसको तो हम बेच देंगे, इसका मसला नहीं है। हाँ, ये जो 9.6 मिलियन है ना, इसको अभी हम रिकॉर्ड नहीं कर रहे, इसकी कोई प्रोविजन नहीं डाल रहे। नीचे उसने आपको फिगर बता दी है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, वो है 85 मिलियन। और उसने साथ ही लिख दिया है कि मटीरियलिटी लेवल 10% है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का। मुझे बताइए हमारा स्टेप 1 क्या होता है? हमारा स्टेप 1 यहाँ पे क्या होगा? सबसे पहले क्या हम लोग करेंगे? सबसे पहले निकालेंगे मटीरियलिटी। क्या निकालेंगे? मटीरियलिटी। मुझे बताइए क्या उसने आपको कोई बेंचमार्क दिया? बेंचमार्क दिया उसने भी आपको? हाँ, क्या दिया? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है? 85 मिलियन का। और वो कह रहा है कि 85 मिलियन का 10% मटेरियल होगा, तो क्या आएगा? 8.5 मिलियन। 8.5 मिलियन आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे दो एरियाज हैं। नंबर 1, एक ये 9.6 मिलियन वाली बात जो कि प्रोविजन है, और नंबर 2 ये 13.9 मिलियन वाली बात जो कि अभी वो प्लान कर रहे हैं कि वो कस्टमाइज्ड जो वर्किंग है वो किसी और को बेच देंगे। अब ये दो अलग अलग केसेस हैं। मुझे बताइए प्रोविजन जो 9.6 मिलियन की है, क्या वो 8.5 को क्रॉस कर रही है या नहीं कर रही? वो कर रही है। उसने कहा था मटीरियलिटी लेवल है 10% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो यानी कि 8.5 क्या है? ये बिग बेंचमार्क है। और उस 8.5 से ऊपर है ये 9.6 मिलियन। क्या ये वाजिया हो रहा है कि ये सिर्फ मटेरियल है, परवेसिव नहीं है? क्या उसने परवेसिव की कोई अमाउंट बताई आपको? क्या ये बिल्कुल वाजिया हो रहा है कि ये परवेसिव नहीं है? नहीं। तो यहाँ पे फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? एक डिप्लोमेटिक आंसर निकालना पड़ेगा। मुझे यहाँ पे एक डिप्लोमेटिक आंसर निकालना पड़ेगा। ठीक है।
भाई हम उनसे कह रहे हैं कि प्रोविजन रिकॉर्ड की जाए, वो प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं कर रहे। मुझे बताइए ये जो प्रोविजन की नॉन रिकॉर्डिंग है, ये मिस स्टेटमेंट है या स्कोप लिमिटेशन है? ये मिस स्टेटमेंट है। अच्छा, क्या आपको लगता है कौन से प्रोसीजर्स आप यहाँ पे लगाएंगे? बताइए जरा। स्टेप टू क्या था? आपको याद होगा प्रोसीजर्स का, तो बताइए स्टेप टू में क्या क्या बातें आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे। सबसे पहले उनके बड़ों से डिस्कस करेंगे और उनको बताएंगे भाई इसकी क्या अहमियत है, ये क्यों आना चाहिए। चेक करेंगे ये जो प्रोविजन उन्होंने 9.6 मिलियन कैलकुलेट की हुई है, क्या ये प्रोविजन वाकई में सही है या नहीं। एक तो है ना कि डाल रहे हैं या नहीं डाल रहे, वो अलग है, मगर जो उन्होंने कैलकुलेशन की है 9.6 मिलियन की, वो 9.6 मिलियन दुरुस्त है भी या नहीं, हमें ये भी तो चेक करना है। तो किस तरीके से हमें पता चलेगा ये 9.6 मिलियन के बारे में? एक वर्किंग उन्होंने की हुई है, एक वर्किंग हम करें या हमारे लिए कोई एक्सपर्ट करे आके। तो हम ओन वर्किंग करेंगे और इस प्रोविजन की अमाउंट को निकालेंगे, या हम एक्सपर्ट को बुला के ये कह सकते हैं कि भाई हमें ये प्रोविजन की अमाउंट कैलकुलेट करके दो। अभी तक तो बात प्रोविजन की हो रही है ना, अभी बैड की बात ही नहीं हो रही, अभी प्रोविजन की बात हो रही है। यहां तक क्लियर है? तो चेक कैसे करेंगे? उसकी इनवॉइसेस चेक कर लेंगे, उसकी तरफ से आई हुई पेमेंट्स को चेक कर लेंगे, उसके साथ की गई तमाम ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड्स देख लेंगे, कोई पिछला बैलेंस है वो चेक कर लेंगे। क्या अदालत ने ये कह दिया कि इसका दिवालिया निकल चुका है? क्या ये बैड हो गया? क्या ये बैड हो गया? अभी तक बैड नहीं हुआ, अभी तक इसकी प्रोविजन ही चल रही है। जब तक अदालत का फैसला नहीं आ जाता कि भाई हाँ जी अब इसको बैड डेट क्लियर कैटेगराइज कर दें, तब तक हम इसको प्रोविजन में ही चलाते रहेंगे। मगर ये प्रोविजन हमारी करंट अकाउंट्स में आनी चाहिए, करंट फाइनेंशियल में आनी चाहिए, जो कि नहीं आ रही है, और इसलिए ये एक मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। ठीक हो गया? तो उसका हम कंट्रोल अकाउंट भी चेक कर सकते हैं, उसकी ट्रांजेक्शन्स को चेक कर सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। अच्छा जी, अब आए जरा स्टेप थ्री पे। स्टेप थ्री वॉज कि भाई उसने कर दिया है या नहीं किया। अगर तो वो मान जाते हैं तो क्या करें? 700 की रिपोर्ट दे दें, प्लस क्या ऐड करें? हाँ जी, अगर तो वो मान जाते तो हम क्या करें? 700 की रिपोर्ट दे दें और उसमें कुछ चीज ऐड करें या ना करें? अगर तो वो इसकी प्रोविजन रिकॉर्ड कर लेते हैं तो हम यहाँ कैम डाल देंगे या एम्फोसिस डाल देंगे। और अगर वो डिसएग्रीमेंट में है, वो डिसएग्री है, नहीं मान रहे, फिर क्या करूं? फिर वही इफ मटेरियल तो क्वालिफाई कर दूं, और इफ परवेसिव तो एडवर्स दे दूं।
तो 5 नंबर के लिए आपने यहां तक लिखा है, बट अभी कहानी पूरी नहीं हुई। ये 13.9 मिलियन वाली बात अभी पेंडिंग है, ये वाली बात। आपसे एक सवाल है, सवाल ये है कि जो कस्टमाइज्ड मशीनरी होती है, क्या ये उस स्पेसिफिक कस्टमर के लिए बनाई गई होगी, उसकी रिक्वायरमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए, या कोई भी कस्टमर इसको इस्तेमाल कर सकता है? जी बताइए। हम जो कस्टमाइज्ड मशीनरी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये स्पेसिफिक होगी उसी कस्टमर के लिए, उसी कस्टमर की जो स्पेसिफिकेशंस हैं उसको देखते हुए बनाई गई होगी, तो ये कस्टमर स्पेसिफिक हो गया। उन्होंने लफ्ज यूज किया था, दे आर प्लानिंग, यही कहा था ना कि भाई हम प्लान कर रहे हैं। तो क्या करें यहाँ पे, उनकी प्लानिंग को चेक करें कि वो क्या और कैसे बेचेंगे, उनकी असेसमेंट क्या है, असेसमेंट टू सेल दैट मशीनरी। किस कस्टमर को बेचेंगे, क्या किसी कस्टमर से बात भी हुई है या नहीं हुई, या किसी कस्टमर ने एग्री किया है वो मशीनरी खरीदने के लिए या नहीं। अच्छा, अगर किसी कस्टमर ने एग्री कर भी दिया है तो क्या वो बिल्कुल एज इट इज डिलीवर हो जाएगी, या वो कस्टमर भी कुछ उसमें मॉडिफिकेशंस, कुछ चेंजेस करवाएगा उसको अपने इस्तेमाल के लिए बनाने में? तो कुछ स्पेसिफिक खर्चे भी तो होंगे, एक्सपेंसेस होंगे कि वो उस स्पेसिफिक मशीनरी को क्या करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए, उसको वो स्पेसिफिक खर्चे भी तो करने पड़ेंगे, तभी वो मशीनरी दूसरी पार्टी को बेची जा सकती है। अब मुझे ये बताइए कि क्या उन्होंने फाइनल कर लिया कि हमने इसी पार्टी को बेचनी है? क्या वो पार्टी फाइनल हो गई है? नहीं। क्या वो एक्सपेंसेस फाइनल हो गए हैं? नहीं। यहां पे ऑडिटर फंस गया कि वो किस तरफ जाए, बिकॉज वो अभी क्या कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। अभी वो किस फेज में है, प्लानिंग फेज में। यहां पे मुझे बताइए आप क्या कहते हैं, एक ऑडिटर को क्या करना चाहिए इस चीज को देखते हुए? ये जो कस्टमाइज्ड मशीनरी है, ये उनकी इन्वेंट्री होगी या एसेट होगा, जरा बताइए। एक कंपनी कस्टमाइज्ड मशीनरी बना के लोगों को बेचती है, तो ये कस्टमाइज्ड मशीनरी इन्वेंट्री क्लासिफाई होगी या एसेट क्लासिफाई होगा? इन्वेंट्री क्लासिफाई होगी। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मुझे बताइए कौन सा हिट करेगा यहाँ पे, IS2 या IS16? IS2। अच्छा जी, IS2 के अंदर अब मुझे रहते हुए बताइए, क्या इसकी मैं लोन ऑफ कॉस्ट और NRV निकालूंगा? निकालनी पड़ेगी। NRV कैसे निकालते हैं, NRV कैसे निकालते हैं हम, हाउ वी कैलकुलेट NRV? क्या NRV का फॉर्मूला क्या होता है? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल, यही होता है।
एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल। अब इसमें कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन भी आ जाती है और कॉस्ट ऑफ सेलिंग भी आ जाती है। अच्छा, क्या इनके पास एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है 15.7? ये है इनके पास। तो मेरे पास ये वाली फिगर तो है 15.7। मुझे क्या करना है, मुझे कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन और कॉस्ट ऑफ सेलिंग निकालनी है। ये मेरे पास नहीं है, ये मेरे पास नहीं है। क्या सवाल ये मुझे दे रहा है? क्या सवाल ने मुझे ये फिगर दी है कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन और कॉस्ट ऑफ सेलिंग की? सवाल ने मुझे कोई फिगर नहीं दी। तो अब मुझे सिर्फ ये लिखना पड़ेगा कि हम एनआरवी निकालेंगे उस कस्टमाइज्ड मशीनरी की, और फिर एनआरवी निकालने के बाद कंपेयर करेंगे कि लोअर ऑफ कॉस्ट पे है या एनआरवी पे है, और उसके मुताबिक वो वाली इन्वेंट्री हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखाएंगे अगर वो सेल नहीं हुई। और अगर वो सेल हो गई है तो फिर ये इन्वेंट्री में तो वैसे ही क्लासिफाई नहीं होगा, फिर ये सेल्स का पार्ट जाके बन जाएगा। फिर ये सेल्स का पार्ट जाके बन जाएगा। और अगर लोअर ऑफ कॉस्ट या एनआरवी में जो डिफरेंस आ रहा होगा, हमें उसके लिए भी कोई ना कोई प्रोविजन फिर आपको पता है रिकॉर्ड करनी पड़ती है, जो कि वहां से माइनस हो रही होगी। तो अगर मैनेजमेंट ये सारे काम करने से इनकार कर दे, वो कहें हमने लोअर ऑफ कॉस्ट नहीं निकालनी, एनआरवी नहीं निकालनी, तो फिर मैं उनकी रिपोर्ट खराब कर सकता हूँ? अगर वो ये सारे काम करने से इनकार कर दे तो क्या मुझे उनकी रिपोर्ट खराब कर देनी चाहिए? बिल्कुल कर देनी चाहिए। मैं फिर क्या करूं, मटेरियल में स्टेटमेंट के अंदर रहते हुए इसको या क्वालिफाई कर दूंगा या क्वालिफाई कर दूंगा या एडवर्स में ले आऊंगा। तो बात समझ आई? इस तरीके से आपने इन सवालों को देखना है। और ये सवाल 5 नंबर का था। आपने एक एक एरिया टारगेट करना है, एक एक चीज को देखना है, एक एक स्टेटमेंट को गौर से देखना है कि वो असल में आपसे चेक क्या करना चाह रहा है, पूछना क्या चाह रहा है। और अगर आपका दिमाग आपका साथ दे रहा है, वो मैप आपको क्लियर है, तो फिर कोई मसला नहीं आएगा। मुझे बताइए इस पूरे सवाल में, मालाकंड वाले सवाल में, इफ यू हैव एनी इश्यूज, जिसकी वर्किंग देख लें। कोई सवाल है तो पूछिए। डन, नीचे आ जाए। 3 नंबर। हाँ जी, अगर यहाँ पे मटीरियलिटी लेवल वो ना दे तो फिर सियासी आंसर, इफ मटीरियल इफ परवेसिव। सवात लिमिटेड 3 नंबर है और 2.5 लाइन है। Savat Limited has invested rupees 150 million in a business which is not mentioned in the object clause of its memorandum. आपको पता है कि जब भी कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो वो कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा कराती है, जिनमें एक डॉक्यूमेंट होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और उसके अंदर लिखा होता है कंपनी की प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस या उसके ऑब्जेक्ट क्लॉज कौन कौन से होते हैं। वहां पे उन्होंने एक बिजनेस मेंशन नहीं किया हुआ था जिसमें उन्होंने 150 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करके रख दी। उस वक्त नहीं था, मगर रिपोर्ट साइन करने से 1 हफ्ता पहले उन्होंने अपनी वो ऑब्जेक्ट लॉज को क्या कर दिया, अमेंड कर दिया। अब यहाँ पे अकाउंटिंग की नॉलेज रिक्वायर नहीं है आपसे,
यहां पे थोड़ी सी कंपनी लॉ की नॉलेज रिक्वायर होती है। मुझे बताइए जिस टाइम पे इन्वेस्टमेंट की गई थी, क्या उस टाइम के ऊपर वो ऑब्जेक्ट लॉस अमेंड हुआ था या नहीं हुआ था? उनको आइडियली क्या करना चाहिए था, पहले वो ऑब्जेक्ट लॉस को अमेंड करते, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करते। इन्होंने रिवर्स किया, इन्वेस्टमेंट पहले कर दी, क्लॉज को बाद में अमेंड किया, जो कि गलत है, कानूनी तौर पे गलत है। तो मुझे बताइए ये मिस स्टेटमेंट नजर आ रही है या स्कोप लिमिटेशन आपको नजर आ रहा है? ये मिस स्टेटमेंट है, और चूंकि कोई बेंचमार्क गिवन नहीं है इसके साथ, तो फिर हम ये लिख देंगे कि हम अपनी रिपोर्ट को क्वालिफाई कर देंगे डिपेंडिंग अपॉन मटीरियलिटी। अगर ये इशू मटीरियल नेचर का है तो फिर क्वालिफाइड ओपिनियन, और अगर परवेसिव नेचर का है तो फिर एडवर्स ओपिनियन। तो ये पूरा सवाल मुझे बताइए, क्लियर है? दिस कंप्लीट क्वेश्चन इज डन। आगे चलते हैं। ऑटम 12, 10 नंबर और 3 पार्ट्स। नहीं, इसके लिए कैम और एम्फोसिस जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने कानूनी एक गलत काम कर दिया। अब वो उस कानूनी तौर पे गलत किए हुए काम को रिवर्स नहीं कर सकते। जो कि वो रिवर्स नहीं कर सकते, तो हमें कैम या एम्फोसिस की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी उसमें। यहाँ पे रिपोर्ट ही खराब हो रही होगी। 10 नंबर, आपको बना दिया गया है एंगेजमेंट पार्टनर। कहां का? समरकंद लिमिटेड का। और टीम ने आपके लिए 3 इश्यूज हाईलाइट करके सामने रख दी। आपने बताना है ईच ऑफ द अबव मैटर्स के ऊपर, यानी कि इंडिविजुअली बताना है कि क्या क्या इम्पैक्ट आएगा रिपोर्ट के ऊपर। 20% ऑफ द कंपनीज रिकॉर्डेड टर्नओवर, यानी कि जो रेवेन्यू होता है, वो कैश सेल्स का था। यानी कि जो कंपनी की सेल्स हैं उसके 2 हिस्से, 20%, 80%। 20% जो रेवेन्यू अर्न करती है वो कैश सेल से करती है, बाकी क्रेडिट सेल से करती है। प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ कैश सेल्स हैव नॉट बीन मेंटेन। इसके प्रॉपर रिकॉर्ड्स ही नहीं बने हुए, और इसकी वजह से जो ऑडिट टीम है उसको बहुत ज्यादा मुश्किलात आ रही हैं। वो ऑडिट प्रोसीजर्स नहीं बना पा रहे, उस एरिया पे काम ही नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं है। मुझे बताइए रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, स्टेप 1, क्या यहाँ पे कोई अमाउंट बताई है मटीरियलिटी से रिलेटेड? नहीं, नहीं बताई। क्या उसने आपसे प्रोसीजर्स मांगे इस सवाल में? क्या सवाल की रिक्वायरमेंट में प्रोसीजर्स डिमांड किए हैं या नहीं किए? नहीं किए। तो फिर इसका आंसर सिर्फ स्टेप 3 से आएगा। वो इम्पैक्ट पूछ रहा है। मुझे बताइए रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड नहीं है, मैं चाह के भी उस एरिया को असेस नहीं कर पा रहा। मिस स्टेटमेंट है या स्कोप लिमिटेशन है? स्कोप लिमिटेशन। क्या है? स्कोप लिमिटेशन है। अच्छा, मैनेजमेंट की गलती है, मेरी गलती है, या नेचर की गलती है? गलती मैनेजमेंट की है, गलती मेरी है, या गलती नेचर की है? किसकी वजह से यहाँ पे स्कोप लिमिटेशन आ रही है? मैनेजमेंट की वजह से आ रही है। तो मुझे बताइए मुझे इसकी रिपोर्ट किस तरह की ओपिनियन देनी चाहिए? अगेन सियासी आंसर, डिपेंडिंग अपॉन द मटीरियलिटी हम उसको या तो क्वालिफाई कर देंगे या
डिस्क्लेमर की तरफ चले जाएंगे, या हम उसको क्वालिफाई करेंगे या हम उसको डिस्क्लेमर में डाल देंगे। मगर डिस्क्लेमर में डालने से पहले मुझे कुछ और भी करना होता है। रिपोर्ट के ऊपर डिस्क्लेमर से पहले क्या मुझे कोई और चीज असेस करनी होती है? बिल्कुल, मैं चेक करूंगा कि क्या प्रैक्टिकेबल और पॉसिबल है वहां से निकलना। तो भाइयों अगर तो है, अगर वहां से कल्टी खा जाएंगे, अगर नहीं है तो फिर मुझे अपनी बड़ी वाली ओपिनियन की तरफ जाना पड़ेगा, विड्रॉ की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक हो गया। पार्ट बी, ड्यूरिंग द करंट ईयर कंपनी ने अपना मेथड चेंज कर लिया है डेप्रिसिएशन का। अब वो स्ट्रेट लाइन से उठ के डिमिनिशिंग बैलेंस पे आ गई है। However, all the required disclosures have been included in the notes. कंपनी ने अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर दी है, मगर उससे रिलेटेड तमाम नोट्स फाइनेंशियल्स में आ रहे हैं। क्या करना चाहिए हमें यहाँ पे? नोट सारे के सारे मौजूद हैं। क्या मैं ये कह सकता हूं कि हम डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज नहीं कर सकते? क्या हमें IAS 16 ने मेथड चेंज करने से कभी मना किया? नहीं, मना नहीं किया। क्या IAS 8 के मुताबिक तमाम चेंजेस की वर्किंग नोट्स, डिस्क्लोजर्स, फाइनेंशियल्स में उसने दिखा दी है प्रॉपर्ली? क्या वापस से वो कंसिस्टेंसी पे आ चुके हैं वो डिस्क्लोजर्स दिखा के? अब लाजमी बात है, जब उन्होंने डिस्क्लोजर दिखाया होगा तो उन्होंने कंपैरिजन भी दिखाया होगा कि अगर हम स्ट्रेट लाइन पे चलते तो हमारी वर्किंग ये होती, और अगर हम अब डिमिनिशिंग पे आ गए तो हमारी वर्किंग ये है। तो वो कंपैरिजन भी उन्होंने दिखा दिया। तो क्या उन्होंने कुछ गलत किया या प्रॉपर उन्होंने अकाउंट्स बनाए हैं अपने? क्या कुछ गलती है यहाँ पे, या उन्होंने स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए सारी चीजें सही से की, प्रॉपर है, सब ओके हो गया? अच्छा जी, अगर सब ओके हो गया है तो क्या रिपोर्ट पे कोई इम्पैक्ट आएगा या नहीं आएगा? पहली बात तो ये कि चूंकि साफ रिपोर्ट जानी है तो 700 वाली रिपोर्ट जाएगी, प्लस मैं उसमें एम्फोसिस डाल सकता हूं या उसमें कैम डाल सकता हूं ताकि यूजर्स का ध्यान उस तरफ ले जाए। मगर याद रखना है, कैम के लिए कुछ बातें और भी जरूरी है। करंट पीरियड का हो, यूजर की अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट हो, एरिया रिस्की हो। मुझे ये एरिया रिस्की तो नजर नहीं आ रहा किसी भी एंगल से, बट ये वो एरिया जरूर है जहां पे मुझे यूजर का ध्यान दिलवाना चाहिए। तो मेरे जाती ख्याल से एम्फोसिस ज्यादा सूट कर रहा है एज कंपेयर टू कैम। बट अगर आपको लग रहा है कि आप कैम लिखें एग्जाम हॉल में बैठ के, तो फिर वो जो डिटर्मिनिंग फैक्टर्स थे ना, फिल्टर ए और फिल्टर बी, वो सारी बातें फिर आपको लिखनी पड़ेंगी कि अगर हमें कैम इस एरिया को बनाना है तो फिर ये तमाम फिल्टर्स पूरे होने चाहिए, तभी हम उसको कैम क्लासिफाई करेंगे। बट चूंकि उन्होंने फाइनेंशियल्स में दिखा दिया है, और बीइंग एन ऑडिटर मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं अपने यूजर को बताऊं, तो फिर मुझे एम्फोसिस की तरफ जाना पड़ेगा। क्या ये बात क्लियर है? कैम वाली बात क्लियर होगी अब आपको? मैं एक दफा लिख देता हूं, कैम के लिए
ऐसा नहीं है कि आप एकदम से लिख देंगे, आपने फिर वो लिखना है कि भाई अगर तो ये तमाम फिल्टर्स पूरे हो रहे हैं तो तभी मैं इसको कैम क्लासिफाई करूंगा, अदर देन दैट मेरे पास एम्फेसिस तो हमेशा पॉकेट में है, मैं किसी भी टाइम उसको उठा के इस्तेमाल कर सकता हूं। ठीक, पार्ट बी क्लियर है। पार्ट सी देखते हैं। वो कहते हैं पिछले साल की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसका ऑडिट किसी और फर्म ने किया था, मैंने नहीं किया, और जो फर्म ऑडिट करने आई थी उन्होंने अनमॉडिफाइड ओपिनियन दिया हुआ, तो क्या इसका मेरी ऑडिट रिपोर्ट से कोई ताल्लुक है? अगर है तो क्या? यस, इसमें अदर मैटर पैराग्राफ आएगा जिसके अंदर हम ये बताएंगे कि ये हमारा पहला ऑडिट है इस कंपनी का, इससे पिछला ऑडिट हमने नहीं किया, आप वाजिया करके बता देंगे। कहां बताएंगे? अदर मैटर में बताएंगे। और अदर मैटर 706, इसका मतलब है कि रिपोर्ट मॉडिफाई हो गई है मगर ओपिनियन मॉडिफाई नहीं। क्या ये सवाल और इसके तीनों पार्ट्स आपको क्लियर है? ये सवाल और इससे जुड़े तीनों पार्ट्स क्या आपको क्लियर हो गए? ठीक है, एक सवाल और देख लेते हैं। अब अगेन रिक्वायरमेंट पढ़ के मुझे बताइए क्या चीज आपसे डिमांड कर रहा है, तीनों स्टेप्स या आखिरी स्टेप? आखिरी स्टेप। तो इसको जरा उल्टा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पार्ट सी देखते हैं। ये पार्ट सी रीड करें जरा, देखिए क्या मसला है इस पार्ट सी में 3 नंबरों के लिए। हो क्या रहा है? कंपनी ने 10% का डिविडेंड दिया शेयर होल्डर्स को, और डिविडेंड देते साथ उन्होंने ज़कात डिडक्ट नहीं की एट सोर्स। उन्होंने एट सोर्स तो डिडक्ट नहीं की मगर उतनी ही अमाउंट बाद में खुद ही से जमा करवा दी। कहां पे करवाई? सेंट्रल ज़कात फंड, और उसको चार्ज कर लिया है एज अदर एक्सपेंस। होना क्या चाहिए था कि वो एट सोर्स काटते और उसको जमा करवाते अंडर ज़कात नेशनल ऑर्डिनेंस 1980, मगर ऐसा नहीं हुआ और उन्होंने इक्वलेंट अमाउंट डिपॉजिट करवा दी है और उसको चार्ज कर लिया बतौर एक्सपेंस। क्या जो अमाउंट फाइनेंशियल्स में आ रही है वो सही आ रही है गलत आ रही है? 22,000 की।
ये जो अमाउंट दिखा रहे होंगे फाइनेंशियल्स में, फिगर, वो वैल्यू, क्या वो ट्रू है या नहीं है? जी, मेरी आवाज क्लियर है सबको? अमाउंट सही आ रही है? अमाउंट तो सही है, अमाउंट सही है, मगर तरीका इन्होंने बिकॉज ऑफ एरर प्रॉपरली फॉलो नहीं किया। अमाउंट जो है 22,000 रुपए की, वो अमाउंट की फिगर सही है, मगर वो कंपनी का एक्सपेंस नहीं है, कंपनी का एक्सपेंस नहीं है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ट्रू है मगर फेयर नहीं है। याद है वो गाड़ी वाली मिसाल? गाड़ी वाली मिसाल याद है सबको? तो यहां पे भी यही सीन हो रहा है, ट्रू है, फेयर नहीं है। तो मिसस्टेटमेंट कर दी फिर उन्होंने कि यहाँ पे मिसस्टेटमेंट हो गई है। मुझे बताइए मैं क्या करूं? व्हाट शुड द ऑडिटर डू? उनसे कहूंगे भाई इसको ठीक करें, सही जगह पे क्लासिफाई करें, और अगर वो नहीं मानते तो फिर रिपोर्ट खराब कर दूं, और अगर वो मान जाते हैं तो फिर 700 की साफ रिपोर्ट दूं, और अगर मुझे लगे तो एम्फोसिस डाल दूं या कैम डाल दूं, डिपेंडिंग अपॉन कि मेरी अपनी जजमेंट क्या है और मौके की मुनासबत क्या है। पार्ट सी क्लियर है? जी मुझे बताइए, पार्ट सी क्लियर? अब अगेन उसने कोई बेंचमार्क नहीं दिया ना, मटेरियल है या नहीं है, तो अगेन वही सियासी आंसर, वही आपका सियासी आंसर। क्या पार्ट सी सबको क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है तो मुझे रोक के पूछ ले। इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज डू आस्क। हो ये रहा है कि अमाउंट सही है मगर प्रेजेंटेशन गलत है, तो उनसे कहेंगे कि भाई इसको सही से प्रेजेंट करो, और अगर वो नहीं मानते तो फिर हम उनकी रिपोर्ट खराब कर देंगे, और अगर वो मान जाते हैं तो फिर 700 वाली साफ रिपोर्ट दे देंगे। फिर ये देखेंगे कि क्या उस साफ रिपोर्ट में हमें कैम या एम्फोसिस की जरूरत है या नहीं। ठीक, ओके। मियाँ वाली ट्रैकिंग कंपनी में क्या हो रहा है? आपको बनाया गया था ऑडिटर मियाँ वाली ट्रैकिंग कंपनी लिमिटेड का, और आपने नोटिस किया है कि वहां पे प्रॉपर कैश बुक्स मेंटेन्ड कंपनी नहीं कर रही, क्योंकि वहां पे स्टाफ कम है। हाउएवर उन्होंने आपको समरीज वगैरह प्रोवाइड कर दी हैं, तमाम रिसीट्स की, पेमेंट्स की, जिससे आप कुछ कुछ चीजें ट्रेस कर पा रहे हैं बैंक स्टेटमेंट के अंदर। जी, प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड कंपनी नहीं कर रही, मिसस्टेटमेंट है, स्कोप लिमिटेशन है, स्कोप लिमिटेशन है। क्या हमारी वजह से हो रहा है, उनकी वजह से हो रहा है, या बाय नेचर हो रहा है? हमारी गलती है, उनकी गलती है, या किसी और की गलती है? उनकी गलती है। क्या कंपनी लॉ ये कहता है कि आपने प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी? बिल्कुल कहता है। तो क्या ये लोग मेंटेन कर रहे हैं या उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं? क्या ये वो अकाउंट्स मेंटेन कर पा रहे हैं? नहीं। अच्छा, मुझे डाटा प्रोवाइड नहीं किया जा रहा, तो अब बीइंग एन ऑडिटर मैं एकदम से हाथ खड़े कर दूं और खराब रिपोर्ट दे दूं, या मुझे कुछ और करना चाहिए, कुछ काम करना चाहिए? क्या वो हमें कुछ ना कुछ और एविडेंस दे रहे हैं?
अगर दे रहे हैं तो क्या दे रहे हैं, और मुझे ये बताइए कि उसको क्या कहते हैं। ये जो आपको समरीज प्रोवाइड कर रहे हैं वो कह रहे हैं सर ये हमारे पास एक ऑल्टरनेट डाटा पड़ा हुआ है, आप खुदा के लिए इसको यूज करके चीजें देख लें। तो अगर तो ये ऑल्टरनेट डाटा, ऑल्टरनेट एविडेंस मुझे इस काबिल कर रहा है कि सब ओके है, अगर तो ये मुझे मैक्सिमम एविडेंस दे देता है, तो क्या फिर मुझे कोई खास मसला होना चाहिए बीइंग एन ऑडिटर? लेट्स सपोज ये ऑल्टरनेटिव डाटा से मुझे मैक्सिमम एविडेंस मिल गया, जिसकी बेस के ऊपर मैंने ओपिनियन साफ दे दी है, तो क्या ये मैंने सही किया, या मुझे इसमें कुछ मजीद ऐड करना चाहिए था? जो उन्होंने मुझे, मैं रिपीट कर रहा हूं, जो उन्होंने मुझे ऑल्टरनेट एविडेंस दिखाए, मैंने वो देखे और मुझे काफी पसंद आए, मेरा मैक्सिमम काम हल हो गया, मेरा मैक्सिमम काम हल हो गया, जिसकी बेस पे मैंने साफ ओपिनियन दे दी। क्या इतना ही करूं, या कुछ और भी मुझे इसके साथ अटैच करना चाहिए, या कुछ और बात भी करनी चाहिए? नहीं, एम्फोसिस तो नहीं आएगा, क्योंकि एम्फोसिस तब आता है जब कोई चीज डिस्क्लोज की होती फाइनेंशियल्स के अंदर। मुझे यहां पे फिर अदर मैटर की तरफ जाना पड़ेगा। अदर मैटर आएगा, कैम अच्छाइयों के लिए होता है, ये कंपनी की बुराई है कि उन्होंने अकाउंट्स मेंटेन नहीं किए हुए। क्योंकि मैनेजमेंट के कंट्रोल्स वीक हैं, तो मैं अदर मैटर में ये बताऊंगा कि भाई मुझे मजीद क्या एक्स्ट्रा काम करना पड़ा, मुझे मजीद ऑल्टरनेट क्या काम करना पड़ा। याद है एक्स्ट्रा कामों को कहां पे हम लोग बताते थे? अदर मैटर के अंदर। जो उसने एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी की है, क्योंकि उसका काम क्या था, फाइनेंशियल देखता, एविडेंस दे देता, मगर वो रिकॉर्ड्स है ही नहीं। तो वो रिकॉर्ड्स नहीं है, उसको ऑल्टरनेट प्रोवाइड किया गया, उसका टाइम ज्यादा लगा, बट स्टिल वो अगर एक अच्छी और साफ रिपोर्ट तक, साफ ओपिनियन तक पहुंच गया है, तो उसको ये फील है कि यार मुझे कम से कम इनको या शेयर होल्डर्स को बता देना चाहिए कि इन्होंने प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं किए हुए। तो उसके लिए वो फिर अदर मैटर का पैरा यूज करेगा, एम्फोसिस का पैरा यूज नहीं करेगा। क्या यहां तक ये बात क्लियर है? एक और ऑल्टरनेट, उस डेटा से वो प्रॉपर एविडेंस हासिल नहीं कर पाया, नहीं मिला उसको प्रॉपर एविडेंस, अब क्या करें? अब मैं ये कह दूं कि ये स्कोप लिमिटेशन है, और यहां से फिर वही बात, मटेरियल है तो क्या होगा, परमिसिव है तो क्या होगा? क्वालिफाई, एडवर्स, विदड्रॉ, प्रैक्टिकेबल, पॉसिबल। तो आपने दोनों साइड्स का इंपैक्ट हमेशा अपने माइंड में रखना है। जहां पे सवाल खामोश है, वहां पे फिर आपको एक्टिव होना है, और आपने एग्जामिनर को बताना है कि भाई मेरे माइंड में वो पूरा फ्लो चार्ट मौजूद है, तुम जिस मर्जी एंगल से मुझे टेस्ट कर लो, मैं तुम्हारे लिए काउंटर आर्ग्यूमेंट लेकर आऊंगा। नहीं, एडवर्स नहीं आएगा, ये स्कोप लिमिटेशन हो रही है मेरे भाई। डाटा प्रॉपर नहीं दिया जा रहा, स्टेटमेंट नहीं है अमर, ये मिसस्टेटमेंट नहीं है। आपके लिए एक होमवर्क है छोटा सा, आपने इसका पार्ट ए करके आना है, 7 नंबरों के लिए करके नहीं आना, बल्कि करके ग्रुप में शेयर करना है। ये पार्ट है,
स्प्रिंग 13 का पार्ट ए आपने सॉल्व करके ग्रुप में शेयर करना। जी यहां से शुरू हो रहा है और यहां तक आ रहा है। ठीक है जी, तो कल हम इसी से अपनी कहानी को आगे लेके चलेंगे, बट बिफोर दैट आपने इसको सॉल्व करना है। तो ये तो होगी क्लास की प्रैक्टिस। अब आपको मिलेगी आज इसके एडिशन में एक और वीडियो जिसके अंदर 2 अटेम्प्ट्स को मजीद डिस्कस किया होगा। ठीक हो गया जी, तो यही हमारा मेथड रहेगा फॉर द नेक्स्ट मोर 2 days। आज तो हो गया, कल और परसों डन। जी ऑल ओके। प्रैक्टिस से ये चीजें आएंगी, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं। मैंने आपको बता दिया, आपको बात समझ आ गई, बट अभी वो बात हवा में, आपके माइंड ने उसको अंडरस्टैंड किया है, बट जब तक आप अब इसको खुद से लिखेंगे नहीं, अपना हाथ नहीं खोलेंगे, हाथ की सफाई नहीं दिखाएंगे, प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव नहीं करेंगे, ग्रामेटिकल मिस्टेक से बाहर नहीं आएंगे, तब तक ये एरिया आपको फिर तंग करता रहेगा। तो ये एरिया डिमांड करता है आपसे कॉन्टिन्यूअस प्रैक्टिस, बार 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 इन सवालों को करना है। मैंने क्लास में करवा दी है, आपको समझ आ गई है। अगला स्टेप आपका है कि आपने इन सवालों को घर में लिख के देखना है, बाकायदा हाथ से गुजारने, तभी जाके वो वर्डिंग, वो स्टेटमेंट्स, वो लिखने का अंदाज क्लियर होगा। इसमें मैं एक जाते जाते डिस्क्लेमर देता जाऊं, अगर आप आईकैप के सॉल्यूशंस देखेंगे तो उस टाइम के ऊपर कैम नहीं था। कैम आया 2016 के बाद, ऑटम 16 में आया था गांधी। तो ऑटम 16 से जितने भी पिछले पास पेपर्स हैं उनमें आपको कैम कहीं भी नजर नहीं आएगा उनके सॉल्यूशन में। तो वो सॉल्यूशन देके घबराना नहीं है, आपने अपना सॉल्यूशन उसी तरीके से डिजाइन करना जैसे हमने कल डिस्कस किया था, और आपने अपना मेथड वही रखना है। इज दैट क्लियर? हो सकता है कि जिस चीज को आप मटेरियल कह रहे हो सॉल्यूशन में वो परवेसिव हो, या वाइस वर्सा भी हो सकता है। तो आपने इस बात पे भी नहीं घबराना, क्योंकि वो सॉल्यूशन क्या है, सजेस्टेड। और आपको मैंने क्या कहा है कि आपने डिप्लोमेटिक आंसर देना है अगर आप फंस चुके हैं। बट अगर आई कैप का एग्जामिनर खुद आपसे कह रहा है कि भाई ये मटेरियल इशू है, तो फिर वहां पे डिप्लोमेसी में नहीं जाना, वहां पे उसी चीज को लेके बताना है कि भाई अब मेरी ओपिनियन पे और रिपोर्ट पे क्या क्या मॉडिफिकेशंस आ रही है। क्या ये मेरी आखिरी बातें सबको क्लियर है? जी ठीक है जी। तो हम लोगों ने आज क्या किया, हम लोगों ने 2 पार्ट्स ऊपर किए, 3 नीचे किए, 2 मजीद नीचे किए। तो 3 और 2 5 और 2 7 हम लोगों ने पार्ट्स किए। 8वां पार्ट आप लोगों ने करके आना है। कल यहीं से इसको उठाएंगे और कुछ मजीद सवालों को देख लेंगे। डन। तो सी यू गाइस टुमारो। अल्लाह हाफिज। सर एक कंफ्यूजन आ रही है मुझे, एक्सपर्ट की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि एक्सपर्ट की स्किल्स और एक्सपीरियंस अदर देन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग फील्ड में होना चाहिए, लेकिन कल वाले सवाल में हमने प्रोविजंस की वर्किंग के लिए एक्सपर्ट अपॉइंट किया हुआ था जो कि अकाउंटिंग में ही आता है। देखो, प्रोविजन की वर्किंग अकाउंटिंग में आती है, बात समझ आती है, मगर क्या हमारी एक्सपर्टी है उस एरिया पे? हमें साथ एक्सपर्टीज भी तो देखनी है। और प्रोविजंस की वर्किंग क्या है? मल्टीप्लिकेशन जस्ट। आप एक चीज को पकड़े, एक फिगर पकड़े, उसको एक स्पेसिफिक परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दें, आ गई आपकी प्रोविजन। तो वो बेसिकली वर्किंग के लिए नहीं बुलाया जाता, उसको इसलिए बुलाया जाता है कि जो मैनेजमेंट की तरफ से अजम्पशंस यूज की गई हैं, जो उन्होंने टूल्स यूज किए हैं, जो उन्होंने मॉडल्स लगाए हैं, क्या वो मॉडल्स सही हैं या नहीं, और क्या तुम्हारा रिजल्ट उन मॉडल्स के मुताबिक
एक्यूरेट आ रहा है या नहीं आ रहा, और अगर डिफरेंस आ रहा है या वेरिएंस आ रहा है तो कितने परसेंट का आ रहा है। तो बेसिकली वो प्रोविजन की कैलकुलेशन के लिए उसको नहीं बुलाया जाता, उसको मॉडल्स की टेस्टिंग के लिए बुलाया जाता है। अब ऐसे तो IS 16 के अंदर रीवैल्यूएशन भी हम लोग करते हैं, उसकी वर्किंग करते हैं। क्या हम लोग एक्सपर्ट होते हैं कि जाके प्रॉपर्टी देख के बताएं कि ये बढ़ेगी या कम होगी? नहीं ना। तो ये इस तरीके से है। मोइस, बात क्लियर? ऑल राइट, ठीक है जनाब, मिलते हैं कल इंशाल्लाह ताला मजीद बातों के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।